नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में माइंडसेट मास्टरी लर्न एंड थ्राइव। आज का हमारा विषय है भारतीय चुनाव 2024। क्या होगी मोदी जी की अगली चुनौती। ये रिजल्ट जब कल आएगा तो सबका जैसा सोचना है, मानना है कि भाई जीत तो रही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। तो अब हम लोग इस संभावना के बारे में देखते हैं कि अब फिर से जब तीसरे टर्म में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी इस तीसरे टर्म में। तो मैं हरि प्रकाश सिन्हा हूँ और आज हमारे साथ एक विशेष अतिथि हैं श्री गिरधर मामेरी जी, जो भारतीय राजनीति के गहरे जानकार हैं। गिरधर मामेरी जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत है। अब हरिप्रकाश जी, आपको आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव और जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। तो गिरधर मामेरी जी, हमें खुशी है कि आप हमारे साथ हैं और अपने विचार और अनुभव से हमारे श्रोताओं के साथ आप साझा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण चर्चा को और जानते हैं कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की अगली चुनौती क्या होगी। धन्यवाद। तो आज का हमारा पहला प्रश्न यही है कि भारतीय चुनाव 2024 ये समाप्त हो गया है। कल इसके परिणाम की घोषणा होनी है और ऐसा सभी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी और श्री नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हम इस संभावनाओं के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जब फिर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती कौन सी होगी इस मोदी 3.0 में। तो इस पर आप अपने विचार हम लोगों को दें। हरि जी देखिए, मोदी जी तो एक कोई चुनौती नहीं उनके सामने आएगी, बहुत से आएंगे इनके सामने। पहला चुनौती इनका होगा कि इनके जो इलेक्शन है, अभी जो इलेक्टोरल सिस्टम है, जो अब नतीजे आएंगे, जो नतीजे होंगे, उस नतीजे को ये लोग नीचा दिखाने का, खारिज करने का और इनको नकारने का कोशिश चलेगा। जी। और देश के अंदर चलेगा और देश के बाहर भी चलेगा। और नैरेटिव खड़ा करने का कोशिश होगा कि मोदी एक फैसिस्ट है, फिर डेमोक्रेटिक नहीं है, हाँ। डेमोक्रेसी को कुचलने वाला आदमी है, और पूरा सरकार का मशीनरी इस्तेमाल करके ये जीत गया। लोगों को, नेताओं को जो इनको चुनौती दे सकते हैं उन सबको जेल में डाल दिया। हम्म। सबसे बड़ा पार्टी कांग्रेस का अकाउंट इनके जो भी है उसको फ्रीज कर दिया। हम्म। तो ये सब मतलब बहुत से नैरेटिव्स अभी चलेंगे। ये हिंदुत्व एक नैरेटिव है, फिर हम्म। ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हम्म। इतना मेजॉरिटी आने के बाद ये संविधान को बदल देंगे। हम्म। यहाँ की माइनॉरिटीज खतरे में पड़ जाएंगे, जेनोसाइड होगा, हम्म। उनका हक छीना जाएगा। फिर ये सब मतलब एक बहुत बड़ा नैरेटिव खड़ा करने का तो लेकिन कोशिश होगा। लेकिन ये सब तो पहले से चल रहा है ऑलरेडी। पहले भी इन लोगों ने कोशिश की पिछले 6 महीने साल भर में ऐसे नैरेटिव बिल्ड करने के लिए। और जो ऑडेसस मूव आप कह लीजिए वेस्ट का, कि वो लोग ओपनली उन लोगों ने डिक्लेयर किया कि जॉर्ज सोरस ने $100 बिलियन का फंड क्रिएट किया है और इसलिए खड़ा किया है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंका जाए। और इसमें यहाँ की जो सबसे बड़ी पार्टी और पुरानी पार्टी जो कांग्रेस है, वो लोग जोर शोर से जुड़े हैं और सरकार कुछ भी इफेक्टिवली कर नहीं पाई। मतलब कि ये तो ऑलरेडी वो लोग कर रहे हैं और ओपनली कर रहे हैं। तो इसके बाद भी चुनौती तो बहुत सारी होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने में। लेकिन बहुत सारी चुनौतियां ऐसी हैं जो विवादास्पद है, जिससे विवाद खड़ा हो सकता है। और कुछ चुनौतियां ऐसी होगी जो प्योरली डेवलपमेंट के लिए होगा। तो आपको क्या लगता है कि किस चुनौती को प्रधानमंत्री पहले ज़्यादा समय देंगे और ज़्यादा अपनी ऊर्जा उसके ऊपर खर्च करेंगे उस चुनौती से निपटने के लिए, और क्या ऐसी चुनौती हो सकती है। जैसे देखिए, आपको मैं यही कह रहा था। मैं एक आईडी दे दूं। अभी मैंने न्यूज आर्टिकल एक देखा है, वो एनडीटीवी का ही था कि
प्रधानमंत्री जो हैं, जो राइटर रिपोर्ट्स के अनुसार, वो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो वर्ल्ड में उसके शेयर को 5% ले जाना चाहते हैं। जो वर्ल्ड में मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 5% को ऐसा 2030 तक करना चाहते हैं, और 10% को 2047 तक करना चाहते हैं। तो हालांकि ये भी बहुत बड़ा काम है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना। वो तो ऑलरेडी सरकार कर रही है पिछले 2 टर्म से। और बहुत सारे ऐसे विवादास्पद मुद्दे हैं। तो आपका क्या आकलन है, क्या आपको लगता है, ये हम लोग अपनी तरफ से इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। वही मैं कहने वाला था कि पहले चुनौती जो है इसको निपटना है। अब हम्म। जैसा कहा है, हाँ, पहले से चले चले आ रहे थे, मगर ये चला रहे थे, मगर अब जो है वो उसका तेज पकड़ेगा, इनका पूरा बल मिलेगा। एक जॉर्ज सोरोस का $100 मिलियन कुछ भी नहीं है। जॉर्ज सोरोस जैसे लोग 10-15 और भी है। तो इन ये सब इकट्ठा होंगे, और जो डीप स्टेट्स ऑफ यूएस, चाइना, जो भी है, हम्म। उनका भी यहाँ बहुत कुछ काम होगा। हम्म। क्योंकि इतना बड़ा देश जो आने वाले सालों में दुनिया का तीसरा बड़ा देश बनने जा रहा है, और इतना बड़ा सैनिक ताकतवर देश बनने जा रहा है, और इतना बड़ा मार्केट उनके लिए बाजार बनने वाला है। तो अपना कंट्रोल में नहीं रहेगा तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो सबसे बड़ा पहला चुनौती मोदी जी को होगा। और इस चुनौती को हैंडल करते हुए अब हमारी जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाना है। मोदी जी का वो चैलेंज होगा। आपने जो बोला है मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, वो सब इसी के दायरे में आते हैं। मतलब हमारी इकोनॉमी को आगे लेके जाने के उसी में आते हैं। अब देखिए, पिछले जो क्वार्टर है, उस क्वार्टर में हमारी जो जीडीपी 7.6% कुछ ग्रो हुआ। फिर ओवरऑल पिछले साल हमारी 8.2% जीडीपी का ग्रोथ हुआ। हाल ही में 3 दिन पहले हमारे वो जो नंबर्स आए हैं, उसमें देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का एक अच्छा उनका बढ़ोतरी हुआ है, उनका डेवलपमेंट, उनका इंक्रीज हुआ है। फिर सर्विसेज का भी हुआ है। तो ये तो है ही है। तीसरा जो है, मोस्टली जो एग्रीकल्चर है उसको आगे लेके जाना है। पिछले बार जो मोदी जी ने ट्राई किया था जी। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, वो जी। तो नाकाम हो गया, उनको फिर दोबारा वापस लेना पड़ा। वो जी। बहुत अच्छे रिफॉर्म्स थे। जी। अभी भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स कुछ भी नहीं है। कोई 70-75 साल पहले जो थे वही चलिए अभी चल रहा है। मान लीजिए कि वो जो सिविल सप्लाईज का जो भी है, जो सरकार ने आपका ये करता है, वो कर सकता है, सीज कर सकता है, ये सब ओपन मार्केट के लिए सही नहीं है। और मार्केट यार्ड्स में ही आपको बेचना है। ये सब मतलब जो पुराने ख्यालात का जो सोशलिस्ट सोच थे उस समय ठीक था, जब हमारी प्रोडक्शन कम थी और कंज्यूमर ज्यादा थे। उस समय में ये सब चल सकता था, मगर अभी नहीं। अभी आप मार्केट को ओपन करना है। जहां स्ट्रैटेजिकली देश के खिलाफ कुछ हो रहा हो, वहां सरकार इंटरवीन कर सकती है। मगर मार्केट को छोड़ना चाहिए, मार्केट अपना डिसाइड करेगा। मतलब कोई बंदा कर्नाटका बैठा है, वो कर्नाटका में ही क्यों बेचना है? वो शायद असम में वो उसका बिक्री कर सकता है, उसका वहां एक्सपोर्ट कर सकता है, या विदेश में बेच सकता है। तो ये रिफॉर्म्स अभी सख्त जरूरत है हमारे देश के लिए, इकोनॉमी को आगे लेके जाना हो। सिमिलरली हमारी लेबर लॉस जो है वो बहुत पुराने हैं। वो लेबर लॉस कहीं भी कम्युनिस्ट देश में भी नहीं है। चाहे वो वेनेजुएला ले लो, आप क्यूबा ले लो, या इनके सबके बड़ा ठेकेदार चाइना ले लो, कहीं भी आपको ये लेबर लॉस नहीं मिलेंगे आपको। वहां तो 9 to 9 995 ऐसा कुछ है उसका। मतलब 996, सॉरी, 996 उनका एक मूवमेंट चला चाइना में, अभी भी चल रहा है। उसका मतलब है सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करना है उसको, 6 दिन काम करना है। तो ये उनका हालत है उधर। कोई लेबर रेगुलेशंस कुछ नहीं है उनके पास। और अमेरिका भी जहां वहां से कहां से लेके आती है, वहां से जो इंपोर्ट करती है, वहां ये लेबर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। जिंगजियांग के यूगर मुस्लिम्स को बॉन्डेड लेबर के नाते उनको उनसे काम करवाया जा रहा है। तो मतलब ये जो देश जो हमें पाठ पढ़ाते हैं कि लेबर को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वे खुद ये लेबर लॉस कुछ नहीं है उनके पास, और वो अपना मनमानी चला रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम हमारी वर्कर के साथ ऐसा करें, मगर अब पुराने हमारी जो संविधान, जो हमारी रूल्स हैं, ये अभी नया पीढ़ी और नया जनरेशन के लिए वो अभी फिट नहीं बैठता है।
मैं उदाहरण के लिए 2-3 चीज आपको बताता हूँ। जब मैं सीएफओ रहा रहा था, मैंने डीएलएफ का, ऑफिस का और बहुत से कंपनीज का मैं सीएफओ रहा। उस समय में रूल्स ऐसे थे कि आपके टॉयलेट में फ्लश हैंडल का चेन कितने लंबे होने चाहिए, कितने ऊंचाई पे होने चाहिए, वो रूल्स है उसमें। आपको याद होगा कि नहीं होगा पता नहीं है, मेरे बचपन में मैंने देखा है फ्लश टैंक ऊपर होता था और चेन होता था, चेन खींचने से हाँ वो फ्लश होता था। बिल्कुल। अब पूरे आपके पास अटैच फ्लश टैंक्स आ गया, मगर उसमें है ना, रूल्स में है। तो हम्म, आपके टॉयलेट में चेन नहीं होगा ना, वो फाइन आपके ऊपर फाइन लगा के जाएगा वो लेबर ऑफिसर। मैं आपको मतलब एक्सट्रीम केसेस दिखा रहा हूं ऐसे। आपके ट्रेनिंग का भी है, जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के बारे में है, बहुत से ऐसे बकवास बकवास के रूल्स हैं। ये कम्युनिस्ट यूनियंस ने सबको घुसा दिया रूल्स में। इसके चलते हुए कोई भारत में कोई पूंजी नहीं लगा सकता है, कोई यहाँ इंडस्ट्री चला नहीं सकते। आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हो तो लेबर रिफॉर्म जरूरी है आपके लिए। ये लेबर लॉस को पूरा खत्म करना है। कोई 4-5 औरत आपके पास है तो आप एक क्रश लगाना पड़ेगा, आप उनके लिए फीडिंग रूम लगाना पड़ेगा। मैं मान सकता हूं कि बहुत बड़ा फैक्ट्री है आपके पास, बहुत से लोग वर्कर्स हैं, तो आप लगा सकते हो। छोटे छोटे उद्योग जो मतलब कोई 20-25 लोगों को चला रहे हैं, वो कहां से लाएगा? अब देखिए दुकानों में, देखिए आप रास्ते में जाके देखिए दुकानों में, कितने दुकान में आपको टॉयलेट मिलेंगे बताइए आप। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो ये सब आप जब लेबर लॉस उसके ऊपर आप थोपेंगे तो क्या होगा उसके पास, उसका बिजनेस को क्या होगा? तो ये रिफॉर्म जरूरी है। जैसे मैंने कहा पहले, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, दूसरा लेबर रिफॉर्म्स, तीसरा जो हमारी स्टैंडर्डाइजेशन है, हम वेस्ट से इंपोर्ट कर रहे हैं, हम्म, वो जो कहेंगे वही हम यहाँ चला रहे हैं। जैसे जैसे आईएसओ सर्टिफिकेशन हो या जो भी हो। वैसे तो हमारी भारत का सर्टिफिकेशन कुछ ऑलरेडी आ गए हैं, मगर हाँ हाँ। अभी भी बहुत से, अभी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो वेस्ट का ही हम फॉलो कर रहे हैं। हम्म। अब देखिए आप कोई दुकान में जाते हैं तो आपका जो प्री पैकेज्ड पैकेट होता है ना, वो 200 ग्राम का होता है। हाँ 200 ग्राम क्यों भाई? 250 क्यों नहीं? हाँ हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मतलब कोई वहां किया है तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। हम्म, तो धीरे धीरे से ही चल रहा है। अभी हमारी बाटा शू का जो, हमारी चप्पल का जो भी है ना, वो हाँ जो हाँ। साइजेस है, वो भी उन्हीं का हम इस्तेमाल करके जा रहे हैं। लेकिन अभी वो इंडिया तो का आ गया है, वो स्टैंडर्ड हाँ, बन इंडिया गया के आने वाला है। अभी हम कपड़े का भी, हमारी जो साइजेस है वो पूरा वेस्ट का है। है। तो मतलब ये एक गिनती तो बहुत लंबी गिनती होगी। तो बिल्कुल। स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो भारत के हिसाब से, हम्म, हमारी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमें दोबारा ये सब हम तय करना है। हम्म, तो ये सब चीज करने के बाद ही आपके इंडस्ट्रियल बेस हो, आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो कैपेसिटी हो, वो सब बढ़ सकता है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक आप ये से ही स्लगिश 5-6%, 7% से ही ग्रोथ होगा आपका। जब ये पूरे आपके जो जंजीरें हैं आप निकाल देंगे तो हम्म। आप दौड़ सकते हैं। तो दिस आर द फर्स्ट चैलेंजेस फॉर मोदी जी। फिर आएंगे बड़े बड़े चैलेंजेस इनके, जो लीगल रिफॉर्म्स है। अभी लीगल रिफॉर्म्स तो हाँ सॉरी, भाई हाँ क्या कहें इसके बारे सॉरी टू इंटरप्ट, मेरे दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है, हालांकि ये एक बड़ा मुद्दा है और इस पर हम लोग अलग से बात कर सकते हैं। ये मुद्दा जो है, खाने की जो चीज़ें हम लोगों को मिलती है, जो भी फार्म प्रोड्यूस है, इवन वेजिटेबल फ्रूट से लेके जो हमको दुकानों में जो चीज़ें मिलती है, आज पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का यूज इतना ज़्यादा है, और जो पैकेज फूड मिलते हैं उसमें इतने ज़्यादा केमिकल होते हैं। लेवल तो लोग पढ़ते नहीं हैं, लेवल पढ़ के अगर लोग समझ लें तो बहुत सारे लोग खाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एक भी हेल्दी न्यूट्रिएंट होता नहीं है। तो और एक तरह से स्लो पॉइजन है। बल्कि मैं आपको 1-2 दिन पहले की बात बता दूं, मेरे रिलेशन में एक 7-8 साल छोटी बच्ची है। उसको पूरे बदन में इन्फेक्शन हो गया, उसको सोराइसिस हो गया है लीवर में, और अभी भी आईसीयू में एडमिट है। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जितने भी खाने पीने की चीज मिलती हैं उसमें एक तरह से वो स्लो पॉइजन है, स्पेशली जो पैकेज फूड है। और इवन की जो वेजिटेबल्स और ये सभी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी ये मार्केट में मिलती है, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, और जो गलत प्रैक्टिसेज है, इवन की जो चाट वगैरह लोग खाते हैं बहुत पसंद करके,
उसमें हमने सुना कि ये लोग तेजाब मिलाते हैं। इवन कि मार्केट से जो आप अदरक वगैरह खरीदते हैं, और वो अदरक थोड़े दिन रखा रहे तो वो काला काला हो जाता है, तो उसको फिर से फ्रेश करने के लिए उसको ये लोग तेजाब में धोते हैं, ताकि उसका कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए और मार्केट में बिक जाए। और उसके कारण तो बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये जो सिस्टम है, और कॉमन आदमी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है कि आप जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या। जो मार्केट में मिलता है आप वही तो खाएंगे, और जिसके कारण बीमारियां बढ़ती है, काफी बढ़ती है। तो आपको लगता है कि सरकार इस क्षेत्र में कुछ कर सकती है और कुछ करना चाहिए, या सरकार के पास में कोई योजना है इसकी? क्योंकि सिस्टम तो अभी भी है, लेकिन वो करप्ट सिस्टम है। अगर आप कहीं भी कंप्लेन करेंगे, वो फंस भी गया तो कुछ पैसे दे के वो निकल जाएगा, उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, और सारा काम वैसे ही चलता रहता है। तो ये भी एक रिफॉर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसपे सरकार को, मुझे तो लगता है कि ये ऐसा है जिसपे कि पब्लिक एजुकेशन की जरूरत है, इवन की सरकार अकेले कुछ नहीं कर पाएगी। जी, इसके बारे में कुछ कदम ऑलरेडी उठाए गए हैं। हम्म। जैसे जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में बजटरी एलोकेशन भी हुआ है। नीम बेस्ड फर्टिलाइजर्स हो, या बाकी ऐसे जो गो गो मतलब काउ बेस्ड जो भी है, वो हम्म। सब के बारे में बहुत कुछ एलोकेशन हुआ है, रिसर्च भी हो रहा है। मगर इसमें दो तीन तकलीफें हैं। एक तकलीफ है कि आप एकदम से केमिकल यूज को आप बैन करेंगे, श्रीलंका जैसा सिचुएशन भारत में भी होगा। श्रीलंका में जब ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग पे चले गए, 100% केमिकल बैन कर दिए, उनके हम्म। पूरे प्रोडक्शन ठप हो गया। जब प्रोडक्शन खत्म हो गया तो फिर बाकी इश्यूज भी आ गया, फिर उनका इकोनॉमी कोलैप्स हो गया। हमें उसके बारे में मालूम जानकारी है। तो क्या करना, भारत वहां उनको खाने के लिए खाना भेजना पड़ा। जब तक भारत से शिप नहीं आता तब तक वो खा नहीं पा रहे थे, उनके पास खाना नहीं था। तो वो नौबत भारत में भी आएगा। एकदम से हम केमिकल को निकाल नहीं सकते, ये पहली बात है। तो ऑलरेडी भारत सरकार ने शुरू किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स केमिकल्स इसके बारे में कदम उठाए, उस दिशा में चल पड़े हैं। मगर ये स्लो प्रोसेस होगा, इतना जल्दी नहीं होगा। धीरे धीरे से हमारी प्रोडक्शन घट ना पाए, हम स्टॉक्स अच्छी तरह स्टॉक्स बनाने के बाद ये सब चीज थोड़ा रफ्तार पकड़ेंगे। तो ये दूसरा मुद्दा है और दूसरा इश्यू है। तीसरा इसमें क्या है कि अब देख लीजिए कि मैं बोलने ही वाला था, जुडिशियल रिफॉर्म्स और आपके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स जब तक आप नहीं करेंगे, तब तक इन चीजों के ऊपर सरकार का पकड़ जो है वो कम ही रहेगा, वो इतना मजबूत नहीं रहेगा। हम्म। हम्म। क्यों? ये बंदे छूट जाएंगे ना, कोर्ट हाँ। से आराम से निकल बिल्कुल। जाएंगे। तो जब तक आप ये वो रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो आप इसके ऊपर इफेक्टिवली आप काम नहीं कर पाएंगे। हम्म। एक और उसमें एक और पॉइंट है कि इनमें से बहुत से चीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें ज्यादा नहीं कर पा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जो है जनरली वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो उसमें इंटर स्टेट मार्केटिंग हो या ऐसी चीज हो, एक्सपोर्ट्स हो, उसके उन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर सकती है। मगर बाकी ये स्टेट में जो हो रहा है, वहां पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कितना होना है, वहां क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सीड का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब चीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर में ये लोग लड़ भी रहे हैं ना, आप हम्म। हमारी इश्यू में क्यों दाखिल दखल दखल दे रहे हो। तो बिल्कुल। ये चीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम है। हम्म। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन चीज ये जितने भी चीज है इन सबको उठा के कंकरेंट लिस्ट में डालना चाहिए, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में इसमें कुछ डिसीजन ले सकते हैं। देश के मतलब हित में वो कुछ डिसीजन लेने का उनके पास भी पावर्स होनी चाहिए। आज नहीं है उनके पास पावर। इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी जरूरी है। तो ये चीज है। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम है, माइक्रो प्लास्टिक्स हैं। तो हम्म। आप माइक्रो प्लास्टिक्स आपको दिख भी नहीं, दिखेंगे नहीं। आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इतने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स रहेंगे उसमें। उसको बिल्कुल। कैसे निकालेंगे आप? वो हम्म। पूरे सिस्टम में फैल गया ना, हवा में है वो, आप क्या कर हम्म। पाएंगे आप? बिल्कुल। तो दूध में है, पानी में है, हर चीज में है वो। हम्म। तो उसको निकालने के लिए आपके पास एक मजबूत
पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारी देश में जो प्लास्टिक प्रोडक्शन है उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाए। वो तो है ही नहीं है। अभी प्लास्टिक बॉटल का कोई अल्टरनेट नहीं है आपके पास। नहीं। आप गाड़ी में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, रात में 20 रुपया देके आप वाटर बॉटल खरीदना ही है आपको। हम्म। उसमें आप भले ही आप आधा ही पी लें, आप बाकी फेंक दें, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। आप देखिए ट्रेन जब सुबह किसी स्टेशन पे पहुंचती है, आप कोई भी कंपार्टमेंट में जाके देखिए कितने बॉटल्स, आधा आधा पानी बॉटल को छोड़ के चले जाते हैं। आजकल तो तो पेंट्री नहीं होता है, तो पेंट्री वाले देखते हाँ, जाते हैं तो सारा खाली बोतल वही रहता है। हाँ, तो इतने बॉटल्स आप जनरेट कर रहे हो। आपके कूल ड्रिंक्स हैं, अभी समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में तो आपका थम्स अप, कोको कोला, पेप्सी, क्या क्या आपको मिलते हैं, फिर फ्रूट जूसेस सब आपको प्लास्टिक बॉटल्स में ही आते हैं। हम्म। फिर ये जो आपके खाने की चीज, चिप्स और जो भी है, नमकीन, ये सब प्लास्टिक कवर्स में आते हैं। तो ओवरऑल इफ यू सी योर, ये प्रोडक्शन जब तक आप रोकेंगे नहीं, हम्म। माइक्रो प्लास्टिक्स और क्या बोलते हैं उसको, पोल्यूशन का और ये हम्म। कंटेमिनेशन का आप कैसे रोक पाएंगे? तो आपका साइंटिफिक सॉल्यूशंस भी चाहिए। आप उसके उसके ऊपर आपका रिसर्च चाहिए। 10 रुपया, 15 रुपया या मैक्सिमम 20 रुपया के अंदर क्या आप पैकेजिंग कैसे बायोडिग्रेडेबल बॉटल्स बना सकते हैं? तो ये चीज है। जब तक वो अल्टरनेटिव नहीं आएगा तब तक प्रदूषण होते ही रहेगा। तो ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। सरकार इसके बारे में कोशिश कर रही है, मगर जिस रफ्तार से वो जाना चाहिए या हम उम्मीद करते होना हैं, चाहिए। वो उतना रफ्तार से नहीं जा रहा है। तो वो रिफॉर्म्स आएंगे, धीरे धीरे से आएंगे, एकदम से रेवोल्यूशनरी नहीं आएंगे। आज ऑर्डर पास कर दिया, कल से पूरा प्लास्टिक बंद, केमिकल बंद, ये सब नहीं होगा। तो ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि ये जो जुडिशियल रिफॉर्म है, मोदी सरकार सबसे पहले उस पर ही हाथ डालेगी। कुछ लोगों का जो कुछ नहीं, व्हाट्सएप। सब चीज में डालना पड़ेगा, हाँ। का तो साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये करने के बाद दूसरे पे जाएंगे, दूसरे के बाद तीसरे पे जाएंगे। ऐसा नहीं है, उतना टाइम नहीं है। हाँ। हर चीज पे करना चाहिए। मैंने पहले टॉपिक्स बता देता हूँ। जुडिशियल रिफॉर्म्स तो है ही है। हम्म। फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है आपके पास। हम्म। तीसरा, अब देखिए अभी भी दो दो वोट सबके पास हैं। अब जो शहर में रहते हैं उनका वोट अब गांव में भी है, और बिल्कुल। शहर से गांव चले जाते हैं तो शहर में 50% के करीब वोटिंग शेयर मिलता है आपको। हम्म। मगर गांव में तो 60-70% होता है। तो इसको करेक्ट करना है ना। हम्म। बायोमेट्रिक से जुड़ना पड़ेगा। हाँ। बोगस वोटिंग खत्म हो जाएगी। वो 6 बजे के सब। बाद जो फर्जी वोटिंग होता है वो सब बंद हो जाएगा। तो हम्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए हमें। तीसरा, हमें चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। अब देखिए, आपकी कलेक्टर का, हाँ। हाँ। सॉरी, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे सीनियर मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का नाम अभी भी कलेक्टर है। हम्म। वो कलेक्ट क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। ब्रिटिश के सरकार के टाइम पे तो वो कुछ कलेक्ट करते थे। हम्म। वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। मगर हम्म। अब वो पूरा ऑनलाइन हो गया। अब जीएसटी डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, बहुत कुछ है। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो कलेक्ट करेंगे। आप क्या करेंगे? कलेक्टर के पास तो कुछ है ही नहीं ना। फिर भी आप उनको कलेक्टर कह रहे हो, मतलब क्या है? वो ब्रिटिश जमाने का वही चली आ रही है ना अभी भी। और तो और उनका एक और डेजिग्नेशन, कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, दो टर्म उनको क्यों दिएगी? क्योंकि ब्रिटिश सरकार के समय में उनके पास गोरे ऑफिसर्स बहुत कम थे, इसलिए जितने भी थे उनको एडिशनल पावर्स भी दे दी गई थी। अब हम्म। उनका जरूरत नहीं है। हम्म। आप तो मजिस्ट्रेट को रात 2 बजे उठा के आप अफजल गुरु के लिए आप गुहार लगा सकते हो। तो मजिस्ट्रेट तो आपके पास भरा पड़ा हुआ है। हम्म। उठाओ ना रात को और ऑर्डर ले आओ ना उसके उस मजिस्ट्रेट से। तो वो हटाना चाहिए, बहुत से रिफॉर्म्स चाहिए। अब देखिए, कोई डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, वो सिविल सर्विसेज पास होके सेक्रेटरी बनता है, वो कोई बड़ा सेक्रेटरी हो जाता है, उनको उठा के आप वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बना देते हो। बिल्कुल। क्या मतलब वो है? कोई बीकॉम किया है या उसके बाद आईएएस बनता है, उसको उठा के लेके आप कोई लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रेवेन्यू उसमें डाल देते हो। मतलब क्या है? मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लगाओ ना उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल। उस लोग को जिसके बारे में जानकारी भी नहीं है उनको हाँ। आप ऑफिसर्स लगा रहे हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स चाहिए आपको, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जुडिशियल रिफॉर्म्स, और जैसे मैंने बोला लेबर रिफॉर्म्स, ये सब चाहिए, साइमल्टेनियसली होनी चाहिए।
मगर मोदी जी का स्टाइल है कि वो एकदम सा कोई बड़ा स्टेप नहीं लेंगे। वो हम्म, लिए थे दो ही बड़ा स्टेप, एक डिमोनेटाइजेशन और दूसरा 370। ये या दोनों छोड़ के ये सब एकदम सा नहीं करेंगे, वो इंक्रीमेंटली करेंगे, धीरे धीरे से हाँ करेंगे। मगर वो इंडिकेशन दिया है कि हाँ। तीसरे टर्म में मैं कुछ टफ डिसीजन लेने वाला हूं और इनके रफ्तार मैं इंक्रीज करूंगा, वो बोल चुके हैं ऑलरेडी। हम्म। इसीलिए ये चार पांच चीजों में अब अर्जेंटली कोई ना कोई रिफॉर्म्स की जरूरत है, तो वो करेंगे ऐसे हमारी उम्मीद है। तो ये सारे रिफॉर्म हैं, लेकिन जो स्पेशली जो जुडिशियल रिफॉर्म है, जो मुझे लगता है और ऐसा लोग मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल है, और इसमें जो अपोजिशन पार्टी है स्पेशली कांग्रेस, उसकी काफ़ी गहरी पकड़ है, काफ़ी गहरी पकड़ है उसकी। तो आपको लगता है कि वो बिना किसी ऑपोजिशन के वो जुडिशियल रिफॉर्म में कुछ कर पाएंगे? ये क्योंकि क्या, जुडिशियल रिफॉर्म क्यों, जुडिशियल रिफॉर्म के एग्रीकल्चर रिफॉर्म में ही इतना अपोजिशन हाँ आ गया बिल्कुल ना। बिल्कुल, मैं वही बोलने वाला था कि 1 साल तक वो लोग बैठा रहा और सरकार कुछ नहीं कर पाई, अल्टीमेटली वापस लेना पड़ा बिल को, है ना? वही तो मैं कह रहा हूं, हर चीज रिफॉर्म आप कुछ भी करेंगे उसका अपोजिशन आएगा। तो जुडिशियल रिफॉर्म भी वही उसी रास्ते पे चलेगा। तो आप कुछ भी रिफॉर्म करो ये लोग अपोज करेंगे। अब देखिए जुडिशियल रिफॉर्म की मैं एक उदाहरण देता हूं, कितना हास्यास्पद है वो। जो एडवोकेट्स होते हैं ना, जो लॉयर्स होते हैं ना, उनके कोट देखे हैं आप कभी? उनके कोट के पीछे एक हाँ, पॉकेट होता है, अच्छा। यहाँ बिल्कुल यहाँ एक हाँ। पॉकेट होता है। वो मतलब छोटे छोटे गैप्स होके, मतलब एक पॉकेट होता है। अच्छा। पॉकेट क्यों होता है आपको पता है? नहीं नहीं। क्योंकि ब्रिटिश काल में यूके में जब आपके लॉयर, आपके एडवोकेट ने आपके दलील अच्छी तरह से पेश किया उधर, अच्छा आर्गुमेंट किया, तो उनके क्लाइंट जो है पीछे से वहां थोड़ा पैसा डालता था। अभी भी वही यूनिफॉर्म हम चला रहे हैं। 50 डिग्री सेल्सियस में आप काले कोट पहन के वहां बैठे हो। मतलब क्या है, मतलब किस किस दुनिया में हैं हम? तो उनका इसीलिए बोट, जुडिशियल, उनका बोट आई भी यूनिक है। हाँ वो टाइप ही है। अब आप इसको निकाल के कुछ और डालेंगे, इम्मिडिएटली ये बवाल मचाएंगे कि ये देखो, इसको हिंदुत्व ये कर रहे हैं, इसको मतलब जो भी है आरएसएस का एजेंडा है। मतलब ये इनका सोच ही है, कुछ भी करिए आप ये उसको अपोज करेंगे। तो वो अपोज करेंगे ये समझ के आप क्या रिफॉर्म करना बंद करेंगे? तो ये है सिचुएशन। तो यू हैव टू फैक्टर इन, ये लोग करेंगे, ये अपोज करेंगे, तो वो करने दीजिए, मगर आपको जो करना है आपको करना है। तो मोदी जी जब आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया था, तो क्या अपोजिशन नहीं थी क्या? कोर्ट में भी क्या हुआ फिर बाद में? कोर्ट भी सरकार की दलील एक्सेप्ट किया ना। हम्म। तो इनको जो करना है तो करेंगे। तो धीरे धीरे से 2000 का रुपया भी निकाल दिया ना, आपको पता भी नहीं चला, सिस्टम से निकाल दिया उसको। हाँ, निकाल दिया। तो यही होगा, उनको जो करना है अभी समझ आ गया उनको। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये बहुत से चीज, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बाद, सीए के बाद, ये सब उनको अभी समझ आ गई है, ये लोग क्या कर सकते हैं, इनका टूल किट क्या है, इसको कैसे हैंडल करना है, मोदी जी बेखूबी जानते हैं। तो जब करेंगे उस समय में पूरा प्लान करके ही करेंगे वो। तो मगर अपोजिशन तो रहेगा, तो उसको हम हैंडल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देश इन अपोजिशन और इन मायूसी देखने वाले शक्तियों के बलबूते पे नहीं चलेगा। तो हम्म। उनको हम नकार के हम आगे चलना पड़ेगा, वो मोदी जी करेंगे ऐसा मेरा उम्मीद है। तो अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा था, जो एग्रीकल्चर बिल्स का ऑपोजिशन हुआ, सीए का ऑपोजिशन हुआ, और राहुल गांधी ने कितनी न्याय यात्रा निकाली, तरह तरह की यात्राएं निकाली, और फाइनली उनको मिला कुछ नहीं, जैसा जैसा हम लोग अभी समझ रहे हैं। तो आपको लगता है कि कितने से ये कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है, कितना उसकी आगे से जो भी कुछ अपोज करने के लिए या कोई भी एजिटेशन खड़ा करने के लिए वो कितनी कामयाब होगी आगे? देखिए पार्टी नंबर्स कम होगा, नहीं होगा, बढ़ेगा, कम होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। हम्म। अल्टीमेटली जो है सोच जो है
वो सोच के बात हम करना चाहिए। अब देखिए जब हमारी पहले भाजपा के पहले यहाँ मतलब जो सोच थी आरएसएस का हो या जनसंघ का हो, वो सोच तो जब जनसंघ को बंद करना पड़ा या वो खत्म होगी, इसमें जनता पार्टी में मर्ज हो गई, फिर दोबारा भाजपा के नाम पे वो फिर दोबारा आ गई ना। हम्म। सोच तो वही है। हाँ सिमिलरली कांग्रेस, एक्चुअली अब जो कांग्रेस है ये तो सोनिया गांधी का कांग्रेस है, या हाँ इंदिरा कांग्रेस बोल सकते हो। ओरिजिनल इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बछड़ा और गाय का था वो तो खत्म हो गया ना। फिर उससे पहले चरखा था, वो भी खत्म हो गया। तो वो खत्म होने के बाद कांग्रेस आई बनी थी ये। अब जानते हो, कांग्रेस आई था ये। हाँ कांग्रेस जो है। जो हाथ का सिंबल है वो कांग्रेस आई का था। हम्म। कांग्रेस आई हट के अब फिर उसी को कांग्रेस बना रहे हो, आईएनसी कह रहे हो आप। तो कांग्रेस कितने भी बदलें उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी आंध्र प्रदेश में कांग्रेस कौन है? जगन है, वाईसीपी कांग्रेस है। हम्म। फिर बंगाल में कांग्रेस कौन है? हम्म। ममता बनर्जी है, टीएमसी कांग्रेस है। महाराष्ट्र में कांग्रेस कौन है? शरद पवार है। तो कांग्रेस जो है, पार्टी बिगड़ सकती है, बिगड़ मतलब उसको टूट सकती है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसका सोच जो है कोई और रूप धारण कर लेगा। तो नहीं ये वो तो रहेगा, वो तो हाँ नहीं जाएगा। मैं ये तो ये जो कुटुंब फैमिली है, जो हाँ गांधी परिवार है, वो जब तक रहेंगे तब तक इनका पतन होते ही रहेगा। वो छोड़ने वाले नहीं है। वो अल्टीमेटली उनके ऊपर जब केसेस आएंगे, उनके गर्दन पर कुछ होगा, तभी वो यहां से निकलेंगे। और सोनिया गांधी का तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी वो अभी राज्यसभा में जाके बैठेगी वो। तो राहुल गांधी तो लोकसभा में बैठेगा। तो अभी भी उनका चलेगा जब तक ये परिवार है, तब तक कोट अनकोट कांग्रेस पार्टी रहेगा। हम्म। कांग्रेस भले ही उनका 10 सीट हो, 20 सीट हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हम्म। उनका जो नैरेटिव है वो चलाते रहेंगे। और वही नैरेटिव आम आदमी पार्टी जैसे पार्टीज हो या बाकी रीजनल पार्टीज हो, वो आगे लेके जाएंगे। तो कांग्रेस की सोच और कांग्रेस की जो धारणा है, कांग्रेस की भारत के हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में उनका सोच जो है, वो एक पार्टी नहीं है, एक सोच जो है। बाकी वही सोच को लेके कुछ और पार्टीज भी आगे लेके जाएंगे, वो तो रहेगा ही रहेगा। बट भाजपा का जो उदाहरण हुआ है, भाजपा इतना मजबूती से आगे आ रहा है, इसके चलते हुए हमारी देश की सभ्यता, हमारी देश की कल्चर, हमारी देश की अखंडता, हमारे देश की जो भव्य सोच है, उसका जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ते जा रहा है। और उनका जो है थोड़ा घटते जा रहा है। वो रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण काल में भी बहुत से राक्षस थे, अभी भी रहेंगे। तो उसे हमें कोई लेना देना है, हम निपट लेंगे। हमारी शक्ति बढ़ानी है, वो जो है अपने आप वो वीक हो जाएंगे। तो ये चर्चा काफी अच्छी रही गिरधर मामेरी जी। इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं और कल का रिजल्ट देखने के बाद हम लोग कुछ नए मुद्दे पे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये हमारे आज की चर्चा थी। भारतीय चुनाव 2024, क्या होगी मोदी जी की अगली चुनौती। तो बहुत सारी चुनौतियां होगी मोदी जी के सामने। अभी देखते हैं किस चुनौती को का सामना वो पहले करते हैं, किसका बाद में करते हैं, कैसे करते हैं, ये हम लोगों को अगले कुछ महीनों में पता चलेगा। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको हमारी चर्चा पसंद आई होगी। आपने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी प्राप्त की होगी। हम विशेष रूप से गिरधर मामेरी जी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और अपने ज्ञान से हमें समृद्ध किया। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो हम लोग उसका जवाब देंगे और आगे के एपिसोड में आप किस विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। तो धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद गिरधर मामेरी जी, आपका समय देने के लिए। नमस्कार। हम लोग जल्द ही फिर से मिलेंगे। शुभ रात्रि। नमस्कार। नमस्कार। शुभ रात्रि।